हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस पेडागोजी, जिसमें आपके कुछ चैप्टर दिए गए हैं, जैसे विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन करना, प्रयोग करना, खोज करना। फिर इसके बाद विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना और अन्य टॉपिक जैसे मूल्यांकन वगैरह, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो आपकी जो पेडागोजी होती है किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसमें आपको समझ विकसित करनी होती है कि आप किस तरीके से एक विज्ञान की टीचर यदि आप बन रहे हैं तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर आपके दिए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम फर्स्ट आपका जो टॉपिक है विज्ञान के उद्देश्य। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आपके विज्ञान विषय की प्रकृति क्या होती है और आपके अदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये हमारी पेडागोजी की क्लास फर्स्ट रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं विज्ञान। सबसे पहले साइंस जो है, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, किस भाषा से ये शब्द लिया गया है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द, मतलब जो साइंस है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्कैंटिया मिलता है, कहीं 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 मिलता है आपका साइंसिया। ठीक है, या सिंटिया से हुई है। तो आपको बस स्पेलिंग याद रखनी है इंग्लिश की, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, जिसे हम नॉलेज या जानना, टू नो कहते हैं। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही आपका सिस्टमेटिक नॉलेज है। वो क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, अंग्रेजी शब्द साइंस की उत्पत्ति आज से लगभग 800 साल पहले लैटिन शब्द साइंस या यही है आपका स्कैंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और हिंदी भाषा में भी जो विज्ञान है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो हम अध्ययन करते हैं वही आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब देखिए विज्ञान क्या है। तो 800 साल पहले की बात की गई है। ठीक है, तब से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या इससे पहले विज्ञान नहीं था? सबके मन में जिज्ञासा उठती है। तो देखिए विज्ञान क्या है, देखते हैं। एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका 2005 है, इसके अनुसार विज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है। तो देखेंगे, इसमें कहा गया है कि विज्ञान एक जीवंत, नए से नए अनुभवों के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है। मतलब एक छोटी सी वस्तु से ही सारी चीज़ें मतलब डिस्कवरी होती गई और नए नए अनुभव हमको मिलते गए, और उन्हीं का जो गतिमान अध्ययन है और जो अभी तक चलता जा रहा है वो सब क्या है, विज्ञान है। ये कहा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। लेकिन सवाल यह है कि यह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, आखिर क्या है वैज्ञानिक प्रक्रिया। अन्य कोई जटिल चीज़ों की भांति वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी हम सभी जगह पाते हैं। आज जो युग है वो वैज्ञानिक युग ही है। सभी चीज़ें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक चीज़ों पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसकी बात तो सभी जगह होती है, लेकिन इसे परिभाषित करना कठिन साबित हुआ है। कई आपके वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा रखी और कुछ ना कुछ उसमें कमियां रहती गईं और उनकी परिभाषा को नकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य आपको अलग अलग पढ़ने होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में तो सबसे पहले यहाँ शब्द आता है शिक्षण। आखिर ये शिक्षण कहलाता क्या है, तो आगे चल के अभी देखेंगे शिक्षण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा हर सब्जेक्ट में अपना अपना शिक्षण होता है। शिक्षण और शिक्षा में अंतर होता है और एक अनुदेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं अभी हम देख लेंगे। अभी आप देखेंगे कि शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो ये विज्ञान की बात की जा रही है, तो विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य देखेंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए, मतलब कोई व्यक्ति अध्ययन क्यों करता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें सफलता हासिल हो, इसके लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने आवश्यक होते हैं। मान के चलिए हमें एक सरकारी जॉब चाहिए, तो इसके लिए हम लक्ष्य बनाते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्लास लेनी है, सारी चीज़ें। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं ना हम,
तो यह आवश्यक है। विषय शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण में दिखाई देने वाले आशातीत अंतिम परिणाम ही लक्ष्य होते हैं। मतलब जो विषय का शिक्षक होता है वो अपना शिक्षण जो करता है उसमें उसको अपना अंतिम परिणाम भी नज़र आने लगता है, ठीक है, वही आपका लक्ष्य कहलाता है। उदाहरण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक, अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य। विज्ञान शिक्षण में एक सामान्य अधिगमकर्ता में परिलक्षित व्यवहार संबंधी परिवर्तन ही लक्ष्य है। ये आपको रटना नहीं है, बस सुनते हुए चलना है, ठीक है। इसके सामान्य और दीर्घकालिक होने के कारण विद्यालय स्तर के अनुसार उल्लेख करना मनोविज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त और तर्क संगत प्रतीत होता है। अब देखेंगे आप उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि आपके कभी कभी केवल एनसीएफ के अनुसार आपके उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी उच्च प्राथमिक स्तर के आधार पर, कभी पूछ लेते हैं आपके प्राथमिक जिसे संकीर्ण स्तर कहते हैं। तो आप देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य है। आपने शिक्षा नीति पढ़ी होगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी 1968 में शिक्षा नीति आती है, फिर आपकी दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है, इसके बाद संशोधित शिक्षा नीति 1992 में आती है। तो आपने सीडीपी में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ देखिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात माध्यमिक स्तर तक सभी विषयों की सामान्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन कहाँ तक, माध्यमिक स्तर तक सभी विषयों की सामान्य शिक्षा का प्रावधान है। किसने कहा, 1986 ने। लेकिन विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं, देखिए सबसे पहले विज्ञान के अध्ययन हेतु रुचि बढ़ाना, मतलब बालकों में अधिक से अधिक रुचि विकसित करना ताकि वो विज्ञान में रुचि ले सकें और उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट है विज्ञान की स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, मतलब जो विज्ञान है उसको किसी पर डिपेंड नहीं करना बालक को, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए, तो ऐसा अध्ययन करवाना। नेक्स्ट है प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, बालक प्रयोग कर सकें, स्वतंत्र होकर के प्रयोग कर सकें, इसके लिए बालकों को सक्षम बनाना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य है, ठीक है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि बालक इतना छोटा होता है प्राथमिक स्तर पर कि वो स्वयं से प्रयोग नहीं कर पाता, उसको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग में समर्थ बनाना, विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना, ज्ञान अर्जित करने हेतु रुचि और कौशल विकसित करना, ठीक है। तो ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक के लक्ष्य रखे गए हैं विज्ञान शिक्षण के, कि कैसे बालक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और क्या उसके साथ हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अब देखिए विज्ञान के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को वर्तमान रूप प्रदान करने हेतु, मतलब जो वर्तमान में शिक्षण के उद्देश्य चल रहे हैं तो इसको ये रूप कैसे मिला है, तो वर्तमान रूप प्रदान करने हेतु शोध और सैद्धांतिक चरणों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। मतलब हर एक चीज़, जैसे अभी आपको जॉब प्राप्त हो गई तो जॉब तो प्राप्त हो गई, ये सबको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे आपने कितना संघर्ष किया है, किन किन आप परिस्थितियों से गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से अभी तो आपको विज्ञान व्यवस्थित तौर पर मिल गया तो आप नहीं उसकी कीमत कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे आज का जो युग बन पाया, वो कैसे कैसे बना, इसके पिछले की प्रक्रिया क्या रही, यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट है नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी एजुकेशन ईयर बुक अमेरिका 1994 में निम्न उद्देश्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखिए इसने क्या उद्देश्य बताए हैं नेशनल सोसाइटी ने। पहला बताया कि तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, मतलब जो तथ्य हैं वो कैसे प्राप्त हुए हैं, क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ी हैं, इनकी सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना, विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, मतलब जितने भी आपके सकारात्मक फैक्ट होंगे वो सब आपके हर सब्जेक्ट में यही होता है, आपको सकारात्मकता देखनी होती है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, क्योंकि हर विषय अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय होता है। तो यहाँ पर दिया है विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यांत्रिक कौशलों का उपयोग या विकास करना, विज्ञान संरचना की प्रशंसा और उनके प्रयोग को समझना, सिद्धांतों का क्रियात्मक अवबोध सुनिश्चित करना, मतलब समस्या समाधान संबंधी कौशलों का विकास करना, ठीक है। तो ये बताए गए हैं आपके उद्देश्य नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी एजुकेशन ईयर बुक अमेरिका 1994 में। अब देखिए इस दिशा में उल्लेखनीय व्यवहारिक प्रयत्न बेंजामिन ब्लूम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगी रहे कृथवाल सिम्पसन वगैरह, तो इन्होंने कुछ शैक्षिक उद्देश्य बताए थे।
तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य संबंधी वर्गीकरण को शिक्षण क्रियाओं हेतु व्यवहारिक महसूस किया गया। आपकी जो वर्तमान में ब्लूम का वर्गीकरण प्रचलित है उसी के आधार पर सारी चीज़ें कन्फर्म कराई जाती हैं। इस वर्गीकरण की महत्वपूर्ण बातें देखिए आप, यहाँ पर आ गया ना अनुदेशन। अभी देखेंगे अनुदेशन क्या होता है। तो अनुदेशन के पश्चात मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता, मतलब जो अधिगम कर रहा है उद्देश्य की प्राप्ति की प्रक्रिया से गुजरकर विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता अनुदेशन के पूर्व ही उद्देश्य पर अपनी समझ स्पष्ट बना लेता है। शिक्षक अनुदेशन में जरूरी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो ये आपके बेंजामिन ब्लूम ने अपने वर्गीकरण में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब यहाँ अनुदेशन भी आपने देख लिया और शिक्षण। अब देखते हैं ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षण और अनुदेशन में अंतर समझिए। शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। मान के चलिए बालक छोटा होता है तो सबसे पहले उसको का सिखाया जाता है, मतलब वर्ण सिखाए जाते हैं, ठीक है। इक्का कैसे बनता है, फिर ये बात की बातें होती हैं। पहले उसको शुरुआत में जैसे का सिखा दिया, जी नहीं सीख पाता तो इसको पर्यावरण से जोड़ करके बताते हैं, जैसे का से कबूतर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके द्वारा बालक में परिवर्तन लाया जाता है। मतलब बालक पहले का को नहीं समझ पा रहा था, फिर बालक को का आने लगा। इसके बाद और चीज़ें, जैसे इसमें का से फिर आगे थोड़ा सा बालक बड़ा होगा तो इसको कमल बता देंगे, ठीक है, कि इस प्रकार से कमल बनता है। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन करते जाते हैं, यही शिक्षण होता है, ठीक। अब देखिए शिक्षण और अनुदेशन में अंतर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अंतः क्रिया युक्त होती है और इसमें अंतः क्रिया आवश्यक नहीं होती, मतलब एक दूसरे से, मतलब शिक्षण तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक बालक या मतलब दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ एक बालक होगा आपका और बालक को शिक्षित करने वाला शिक्षक मतलब आपका शिक्षक होगा। तो इनमें अंतः क्रिया होना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं कि केवल बालक और शिक्षक होगा, बालक और बालक में अंतः क्रिया हो सकती है, बालक माता पिता में हो सकती है, बालक और शिक्षक में हो सकती है, ठीक है। लेकिन शिक्षण वह होगा जहाँ मतलब उपर्युक्त संस्थाएं होंगी, ठीक है। तो अंतःक्रिया युक्त होता है, लेकिन जो अनुदेशन है उसमें अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट है शिक्षक का होना यहाँ आवश्यक है। शिक्षण कार्य कौन कराता है, शिक्षक। तो शिक्षक का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ शिक्षक का होना आवश्यक नहीं होता, यहाँ मशीनों के द्वारा भी कार्य कराया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। तो यहाँ पर व्यापक कौन होगा फिर, तो व्यापक होगा शिक्षण, क्योंकि जो अनुदेशन है वो इसी में आ जाता है। और नेक्स्ट है अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता। अगला है फैक्ट, शिक्षण ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करता है। मतलब ब्लूम ने 3 पक्ष बताए थे अपने शिक्षण के। पहला बताया ज्ञानात्मक, दूसरा बताया आपका भावात्मक और तीसरा बताया था क्रियात्मक। तो इसमें जो 2 पक्ष हैं, पहला है ज्ञानात्मक और तीसरा पक्ष क्रियात्मक, यहाँ भावात्मक होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, या लिख लीजिए आप भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर ये विकास मतलब पक्षों का विकास होता है, लेकिन अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, ठीक। अब देखिए बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य देखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की मूल धारणा क्या है, अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करना है, क्या है, यही आपका शिक्षण कहलाता है। अब यहाँ पर जो है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अधिगमकर्ता की आवश्यकता और क्षमता, मतलब कितनी क्षमता है, वो क्या सीख सकता है अधिगम करने वाला, उसको देखा जाता है। समाज की उससे क्या अपेक्षाएं हैं और विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। उन लोगों के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास 3 क्षेत्रों में हो सकता है। एक तो संज्ञानात्मक, ठीक है, जिसे कॉग्निटिव कहते हैं, एक भावनात्मक जिसे अफेक्टिव कहते हैं, और एक मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक जिसे साइकोमोटर कहते हैं क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो ये आपको हर जगह पढ़ना होता है, चाहे आपका CDP हो, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोगी हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो पहला इन्होंने बताया ब्लूम ने ज्ञानात्मक शिक्षण या ज्ञानात्मक पक्ष कहें या ज्ञानात्मक उद्देश्य कहें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। नेक्स्ट है भावात्मक शिक्षण, अफेक्टिव। अगला है मनोगत्यात्मक, इसी को क्रियात्मक कहते हैं, साइकोमोटर, ठीक।
तो इसका प्रतिपादन बेंजामिन B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक का नाम याद रखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में किया था। अब एक एक करके इनके उद्देश्य देखेंगे और किसमें कितने इन्होंने वर्ग बताए हुए हैं ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसके इन्होंने 6 वर्ग बताए हुए हैं, ठीक है। तो 6 वर्ग का आपको नाम याद रखना है और एक क्रम भी याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनका सही क्रम बताइए, या पूछेगा कौन सा आपका बेंजामिन ब्लूम द्वारा बताया गया ज्ञानात्मक उद्देश्य का एक वर्ग नहीं है, एक क्लास नहीं है, तो इन्होंने इसके 6 वर्ग बताए हैं। तो इंग्लिश नाम याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में इनको कभी कभी ज्ञान को अन्य नामों से भी मतलब यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे बोध है तो बोध ना दे करके यहाँ समझ दे देते हैं, क्या समझ ना दे करके अवबोध दे देते हैं। तो आप इंग्लिश नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ज्ञान, इसको याद कैसे रखना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे याद रखेंगे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पर पहले बच्चे संश्लेषण कर देते हैं और फिर विश्लेषण, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो वर्ग बताया वो था ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते थे। अब यहाँ पर सीखने की उपलब्धियाँ क्या रखी गई थी, तो आपको पहले ये 6 के 6 नाम याद रखने हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, बोध को कॉम्प्रीहेंशन, प्रयोग को एप्लीकेशन, विश्लेषण को एनालिसिस, संश्लेषण को सिंथेसिस और मूल्यांकन को एवोल्यूशन। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से आपके निम्न स्तर हैं, तो ये शुरू के जो 3 हैं इनको निम्न स्तर कहा जाता है। फिर जो 2 बचते हैं विश्लेषण और संश्लेषण, ये आपके मध्यम स्तर हैं, और लास्ट का जो है मूल्यांकन, ये सबसे उच्च स्तर होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो आपका ज्ञान पक्ष होता है, इसमें विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है, साधनों का ज्ञान, जो सार्वभौम वस्तुएं हैं जो संसार में हर जगह व्याप्त हैं, उनका ज्ञान यहाँ पर कराया जाता है। अब इसमें कार्य क्रियाएँ क्या होती हैं, तो जैसे कह देगा परिभाषा देना किस पक्ष में आएगा, तो ज्ञान पक्ष में आएगा। कहना, पहचानना, वस्तुओं को चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, रेखांकित करना, मापन करना, मिलाना आदि ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका जो बोध होता है, तो बोध में क्या करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर सीखने की उपलब्धि होती है बच्चे की, बोध में अनुवाद करना और व्याख्या करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, कार्य क्रियाएँ, जैसे अंतर बताना या फिर अनुमान लगाना, औचित्य सिद्ध करना, मतलब सिद्ध करने वाली चीज़ें, ठीक है। फिर प्रयोग में नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण होता है, निदान करना आ जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें चयन करना, छांटना, प्रदर्शन दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, भविष्यवाणी करना आदि चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे उच्च स्तर होता है यहाँ पर अवगत कराना, अवगत कराना के बाद व्याख्या करना, सारांश देना, मूल्यांकन करना, आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय करना, बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय करना आदि चीज़ें आती हैं। तो याद रखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष में 6 वर्ग बताए गए हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर दूसरा जो पक्ष है भावात्मक है, इसमें क्या है, भावात्मक पक्ष में रुचियों, जो आपकी इंटरेस्ट होती है, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड, मूल्यों और संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या ये करता है। ब्लूम द्वारा विकसित भावात्मक उद्देश्य के जो है 5 वर्ग बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। सबसे पहले है ग्रहण करना, मतलब किसी भी चीज़ को सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं। फिर जब कोई चीज़ उसके सामने आती है, उसे ग्रहण कर लिया, तो फिर उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब अनुक्रिया करते हैं उस पर, रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है अनुमूल्यन या आकलन, वैल्यू देते हैं, मतलब उसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट है व्यवस्था या संगठन, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जमाते हैं क्रमबद्ध रूप से, और फिर उसका समूह का विशेषीकरण करते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो ये 5 पक्ष हैं आपके भावात्मकता की, और इसमें आपकी रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है। अगला है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसे मनोगत्यात्मकता भी कहते हैं। तो इसका संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशलों के विकास से होता है। जे सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को ब्लूम की तरह 5 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से हैं, तो इनके 5 स्तर हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण। क्या है प्रत्यक्षीकरण, जिसे परसेप्शन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश नहीं इनपुट कर पाए हैं, तो आप देख लीजिए, इसको परसेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। फिर व्यवस्था जो होती है इसे सेट कहते हैं। निर्देशात्मक अनुक्रिया होती है, गाइडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। कार्य प्रणाली होती है आपकी, मैकेनिज्म होती है। और जटिल प्रत्यक्ष अनुकरण, मतलब अब आप किसी भी अन्य बुक में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर ये नाम चेंज भी रहे, क्योंकि आपको इंग्लिश नाम याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके जो बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने शिक्षण के 3 पक्ष बताए। तो ये तीनों पक्ष और उनके वर्ग आपको बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं विज्ञान की प्रकृति।
तो जिस तरह से गणित की प्रकृति तार्किक होती है, उसी तरह से विज्ञान की प्रकृति भी तार्किक होती है। विज्ञान का सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है। विज्ञान का गणित के साथ सहसंबंध होता है, भूगोल के साथ सहसंबंध होता है, आपके जीव विज्ञान, मतलब कई शाखाएं हैं, ठीक है। तो हर विषय से संबंधित होती है विज्ञान। विज्ञान के द्वारा बालक में जिज्ञासी प्रवृत्ति एवं उदार मनोवृत्ति का विकास किया जाता है। विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थी तथ्यों के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करता है। विज्ञान में ये होता है कि यदि तथ्य है तो ही वह सिद्ध कर पाता है, वरना सिद्ध नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता है। और विज्ञान से ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने के लिए उत्सुक होते हैं, नई नई चीज़ें खोजने की जिज्ञासा रखते हैं। बालकों में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। इसके अपने सिद्धांत और नियम होते हैं। जिस तरह से गणित के अपने सूत्र सिद्धांत नियम होते हैं, उसी तरह से आपके विज्ञान के भी अपने सिद्धांत और नियम होते हैं। इसकी भाषा प्रतीकात्मक और संकेतात्मक होती है। तो पूछेगा, बताइए विज्ञान प्रकृति के बारे में कौन सा एक कथन सही है या गलत है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा बालकों में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रगति का विकास होता है। अब देखेंगे हम, जो उद्देश्य तो हमने पढ़ लिए ब्लूम के अनुसार उच्च स्तर पर उद्देश्य क्या होते हैं। अब मुख्य रूप से जो उद्देश्य माने जाते हैं विज्ञान शिक्षण के, वो दो हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। और अभी हमें NCERT के द्वारा भी कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, वो भी अभी देखने हैं, ठीक। तो विज्ञान के सामान्य उद्देश्य देखिएगा, बौद्धिक उद्देश्य होता है, व्यवहारिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आपके अवकाश समय का सही उपयोग कैसे करना है आदि, ये आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सामान्य उद्देश्य में पहला यहाँ पर बौद्धिक उद्देश्य होगा, थोड़ा सा क्रम यहाँ पर बदल गया है। देखिए, विज्ञान शिक्षण सच्चाई में अनुपम प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं जिज्ञासा की वृत्ति पैदा करता है। मतलब बौद्धिक का मतलब होता है आपका मानसिक, क्या होता है, मानसिक। और आपके मानसिक पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, स्मृति वगैरह आदि चीज़ें, ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण सच्चाई में अनुभव प्रशिक्षण प्रदान करता है और जिज्ञासा की वृत्ति, जिज्ञासा क्या है, आपका मानसिक पक्ष है, यह अज्ञात को जानने की योग्यता प्रदान करता है। मतलब बच्चे जब जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं विज्ञान शिक्षण के द्वारा, तो बच्चे क्या करते हैं, नई नई खोजों को जानना चाहते हैं जिनको उन्होंने देखा भी नहीं है। तो अज्ञात को जानने की योग्यता यहाँ प्रदान की जाती है और कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने की प्रेरणा आपका विज्ञान देता है। तो ये बौद्धिक उद्देश्य में आएगा। जितनी भी आपकी मानसिक चीज़ें हैं वो सब की सब इसमें आ जाती हैं। फिर व्यवहारिक उद्देश्य, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कार्य करने तथा रहन सहन के ढंग सभी वैज्ञानिक साधनों में, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूछेगा कि हमारे रहन सहन या फिर जो है वैज्ञानिक साधनों पर आधारित क्या चीज़ें हैं, तो वो व्यवहारिक उद्देश्य में आती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य, विज्ञान के किसी भी सिद्धांत का समाज के कल्याण में, सामाजिक रुचि में, तो जहाँ पर भी आपकी समाज, सोसाइटी, संस्कृति की बात की जाती है तो वो आपके सामाजिक उद्देश्य में आ जाता है, ठीक है। मानव जीवन को सफल बनाने में सहायक, तो ये सामान्य उद्देश्य। कभी कभी तो केवल यही पूछ लेता है विज्ञान शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, तो एक तो मानसिक हो गया, एक व्यवहारिक हो गया, एक सामाजिक। अब सांस्कृतिक देखिए, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से जो निरीक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का ज्ञान होता है, उसे तर्कयुक्त मस्तिष्क का निर्माण होता है। इससे सही निर्णय करने, नियमित संगठन की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक उद्देश्य, विज्ञान बहुत सारे व्यावसायिक विषयों का आधार है और यह शिक्षार्थियों को विविध व्यवसाय के लिए भी तैयार करता है। तो इतने आपके सामान्य उद्देश्य हुए। अब देखते हैं विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपने ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा अभी, उसके 6 पक्ष हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है विशिष्ट उद्देश्य में कि कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले ज्ञान बताया, जिसे नॉलेज कहते हैं। तो विज्ञान शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य ज्ञान माना जाता है। पिछली बार का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पर डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारी लैंग्वेज क्वेश्चन में दी गई थी और ऑप्शन यही दिए थे, ज्ञान, इसके बाद बोध दिया था, प्रयोग और विश्लेषण करके, ठीक है। तो वहाँ ज्ञान सही था और क्वेश्चन था इसी तरीके से कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, तो वो ज्ञान है, नॉलेज है। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होगा, बिना ज्ञान के और दूसरे उद्देश्य निरर्थक हो जाएंगे। जिस तरह से आपके ज्ञान की पहली सीढ़ी जो होती है संवेदना होती है, उसी तरह से जो आपका मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो क्या माना जाता है, ज्ञान। जिस तरह संवेदना के बिना अन्य चीज़ें जैसे प्रत्यक्षीकरण वगैरह है वो अधूरा है, उसी तरह से ज्ञान के बिना अन्य आपके जो उद्देश्य हैं वो अधूरे हैं।
तो विज्ञान शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य ज्ञान माना जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के और दूसरे उद्देश्य निरर्थक हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए विज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अब यहाँ आपको समझना है, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बस सुनते हुए चलना है कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आंसर दे पाएंगे। अतः विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए निम्न प्रकार के ज्ञान की अवश्य होना चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका बालक को आवश्यक रूप से ज्ञान होना चाहिए? तो फर्स्ट है दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत और विचार। उनको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम डेली जीवन में यूज करते हैं वो क्या उनमें विज्ञान का क्या यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान के आधुनिक आविष्कार, मतलब जो नए नए आविष्कार हैं। वैज्ञानिक साहित्य को समझने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि क्या कुछ चीज़ें विज्ञान ने हमें दी हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का परस्पर संबंध, कि विज्ञान का गणित से क्या संबंध है, विज्ञान का आपका अन्य विषयों से क्या संबंध है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए पशु विज्ञान, वनस्पति के महत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। मानव शरीर की रचना और उसकी क्रियाओं में उसके वर्तमान वातावरण का ज्ञान, मतलब मानव शरीर में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, तो क्या इनमें वैज्ञानिक क्रियाएं निहित हैं और वातावरण में क्या वैज्ञानिकता है, इसका ज्ञान बालक को होना चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथ्यों, मान्यताओं, प्रतीकों, नामावलियों, सिद्धांतों का सही ज्ञान और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का ज्ञान। तो एक ज्ञान पक्ष के अंतर्गत बालक को इतनी चीज़ें जरूरी जाननी चाहिए, क्योंकि यदि इन चीज़ों से ही बालक अवगत नहीं होगा तो आगे के जो उद्देश्य हैं वो निरर्थक रहेंगे, क्योंकि पहले तो आपको अपने परिवेश की चीज़ों को जानना पड़ता है, इसके बाद ही आप जो बाहरी चीज़ें होती हैं उनको समझ पाती हैं। तो ये तो हुआ ज्ञान, जो कि आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। दूसरा है समझ, इसी को सूझ, इसी को बोध कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, कहीं आपने अभी देखा कॉम्प्रीहेंशन भी इसको कहते हैं। तो विज्ञान विषय को समझने के लिए विद्यार्थियों में इस प्रकार की समझ या सूझ होनी चाहिए, मतलब बालक को चीज़ों को समझने की सूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कैसी सोच होनी चाहिए? कि वे वैज्ञानिक मान्यताएं, तथ्य, सिद्धांत, पदार्थ, ये तो वो समझ चुके हैं कहाँ पर, ज्ञान पक्ष में, लेकिन इनको स्पष्ट भी कर सकें, उनको सही ढंग से व्याख्यात कर सकें, एक दूसरे से संबंधित तथ्यों, प्रक्रियाओं तथा पदार्थों में भेद कर सकें। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, अंतर आना चाहिए बालक को दो चीज़ों में करने का, ठीक है। फिर विद्यार्थियों में इतनी सूझबूझ भी होनी चाहिए कि वे रेखा चित्रों, सूचियों, चार्टों, सूत्रों, प्रयोगों का सही विश्लेषण कर सकें। तो पूछता है कि बताइए अंतर करना, वर्गीकृत करना आदि चीज़ें किस पक्ष में आएंगी, तो वो बोध पक्ष में आती हैं, ठीक है। अशुद्ध कथनों, प्रक्रियाओं, मान्यताओं में फिर अशुद्धियाँ निकाल सकें, और अशुद्धियाँ कब निकालेगा? जब दो चीज़ों को साथ में देखेगा कि इसमें ये अशुद्धि, इसमें ये है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें ये अशुद्धि है, तो दो चीज़ों में अंतर करना ही यहाँ पर मुख्य पक्ष रखा जाता है, ठीक। अब तीसरी होती है आपकी योग्यता, एबिलिटीज़। तो विज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों में कुछ योग्यताओं का विकास करना भी है। ये आपके क्या पढ़ रहे हैं, हम विशिष्ट उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक योग्यताएं, समस्याओं को खोजना। योग्यताएं क्या होती हैं, मतलब कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए बालक में। समस्याओं को खोजना, समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना, उनको संगठित करना, अभिव्यक्त करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, प्राप्त जो प्रदत्य हैं इससे भविष्य की घोषणा करना, वैज्ञानिक मेले, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करना, तर्क करना, विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों आदि को उपयोग में लाने की क्षमता, यह सभी क्या होती हैं, वैज्ञानिक योग्यताएं होती हैं। अगला आपका उद्देश्य है कौशल, जिसे स्किल्स कहते हैं। तो विज्ञान शिक्षण से विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास की आशा की जाती है। विद्यार्थियों में उपकरणों तथा मशीनों का प्रयोग करना, उनको प्रयोग के लिए व्यवस्थित करना, विज्ञान के नमूने, रासायनिक पदार्थों को सुरक्षित रखने तथा नमूने और उपकरणों आदि की उचित आकृतियाँ बनाने की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके मॉडलों और प्रयोगों को तुरंत तैयार करने की जानकारी होनी चाहिए। प्रयोगात्मक ढांचे तथा प्रक्रियाओं में अशुद्धियों को तलाश करने, क्योंकि यहाँ पर इतनी डीपली चीज़ें बताई जा रही हैं, मतलब इतना बच्चा कब करेगा, जब वो आपका किशोर अवस्था में होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटे बालकों के बस की बात नहीं होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, विशिष्ट उद्देश्य कहा गया। सामान्य उद्देश्य तो वैसे सब बच्चे प्राप्त कर लेते, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पर चीज़ों को डीप समझना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मशीनरी की बात की गई है, तब इनको किस तरीके से यूज करना है, इसको व्यवस्थित करने की बात की गई है। फिर
फिर जो मशीनें हैं इसका क्या बालक वैज्ञानिक तौर पर नमूना ढांचा बना सकता है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है, आदि चीज़ें। नेक्स्ट है मतलब यहाँ पर सीधी बात है कि जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, जो अज्ञात चीज़ें होती हैं, बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और तार्किक रूप से बालक इस तरह की चीज़ें करता है जो उसे ज्ञात नहीं है, उनको ज्ञात करना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट है अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अतः विज्ञान शिक्षण प्रत्यक्ष और व्यवस्थित होना चाहिए। वैज्ञानिक अभिवृत्तियों के अंतर्गत व्यवहार के वे गुण आते हैं जिनसे व्यक्ति अलग ही पहचाना जाता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संपन्न व्यक्ति के लक्षण देखिए क्या होते हैं। उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको अपने ऊपर विश्वास होता है और वह संकीर्णता से दूर होता है। संकीर्णता का मतलब होता है प्राइमरी लेवल, ठीक है, तो ये प्राइमरी लेवल से उठ करके और उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है अपने निर्णय को अंधविश्वासों पर नहीं बल्कि प्रमाणित तथ्यों पर आधारित करता है। मतलब अंधविश्वास रूढ़िबद्ध धारणाओं से वो दूर रहता है, बल्कि वो सही क्या मानता है, जो तथ्य प्रमाणित हैं, जो समाज में प्रचलित नियम है, कानून है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरों के विचारों को सम्मान देता है और अपने विचारों को साक्ष्यों के आधार पर बदलने के लिए तैयार रहता है। मतलब जो उसको विचार सम्मत विचार लगते हैं उनको तो वो सम्मान देगा, ऐसा नहीं है कि गलत विचार को भी सम्मान दे देगा, नहीं, क्योंकि वो बहुत ही वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति होगा जो दूसरों के विचारों को सम्मान देगा और अपने जो विचार हैं साक्ष्य के आधार पर बदलने के लिए तैयार। यदि उसको लगता है कि उसके द्वारा जो विचार दिया जा रहा है समाज में या अपने विद्यालय में या कहीं पर भी, और यदि उसको ज़रूरत है कि हम इसको बदलें, तो वो विथ साक्ष्य के उसको बदल देता है। नेक्स्ट है अपने चारों ओर की वस्तुओं के संबंध में क्यों क्या प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए उत्सुक होता है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या है ये, इनके उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहता है। किसी भी परिणाम को अंतिम नहीं समझता, मतलब परिणाम अंतिम नहीं मानता। समस्या समाधान के लिए सुनिश्चित प्रक्रिया को अपनाता है। आडंबरों में विश्वास नहीं करता, बल्कि जो रूढ़िबद्ध धारणा उनमें विश्वास नहीं करता, मतलब वो परंपरावादी सोच से उठ करके और तथ्यों पर विश्वास रखता है। नेक्स्ट है नवीनतम तथा प्रमाणित तथ्यों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को अपनाता है। मानव कल्याण के लिए विज्ञान का समर्थन करता है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। वह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हैं वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या के हल के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, मतलब निश्चित होती है प्रक्रियाएं जिससे उस समस्या का सही हल निकाल सके। मतलब जो समस्या समाधान के चरण होते हैं उनमें से सही चरण का चुनाव करना होता है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो सुनिश्चित प्रक्रिया को अपना करके और समस्या का समाधान कर उसका परिणाम निकालते हैं तथा परिणामों को जीवन की अन्य परिस्थितियों में किस तरह से उपयोग में लाना है, ये सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ताकि वे समस्या को खोज सकें, उसे परिभाषित कर सकें, संबंधित पद्धतियों व तथ्यों पर संग्रह कर उन्हें नियोजित करें, अभिव्यक्त कर सकें, परिकल्पना को निर्मित कर सकें, सत्यापन कर सकें, अंत में निष्कर्ष पर पहुँच सकें। मतलब यहाँ पर इस तरीके से बालक में वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, इस तरीके से बालक को सुनिश्चित मतलब वैज्ञानिकों की भांति समस्या समाधान करना सिखाया जाता है कि बालक किस तरीके से अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है, ये मुखाग्र रूप से बालक बता सके, अभिव्यक्त कर सके दूसरों के सामने, उसको परिकल्पित कर सके, ठीक है, किस तरीके से उसने चरणों को अपनाया है, क्या उसका तर्क रहा, क्या उसकी जिज्ञासा थी, सारी चीज़ें। सभी पद वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक आदतों और कौशलों को विकसित कर बहुआयामी चिंतन को जन्म देती है। मतलब मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो होती है इसको जन्म यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रशंसात्मक क्षमताएं। विज्ञान शिक्षण बालकों में विज्ञान की खोजें, वैज्ञानिक की मार्मिक घटनाएं, उनके साहसिक कार्य, रोमांच की कहानियाँ, वैज्ञानिक जीवन कथाएं, मानव जाति की प्रगति की कहानियाँ तथा वैज्ञानिक विकास का इतिहास आदि को बनाकर शिक्षा के द्वारा प्रशंसात्मक दृष्टिकोण प्रदान यहाँ पर किया जाता है। मतलब उसको इतिहास के बारे में कि विज्ञान का कैसा इतिहास था, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती गई, ठीक है, इसको जब बालक को बताते हैं तो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो आगे की चीज़ें जानने का प्रयत्न करता है। इससे बालक विज्ञान के महत्व को भी समझते हैं और उनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों और अनुसंधानों को समझने और जानने की लालसा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अवकाश का सदुपयोग कैसे किया जाता है।
तो विज्ञान के बालकों में प्रयोगात्मक कौशलों को विकसित करने के लिए अवकाश के समय उनके अध्यापक साधारण वस्तुओं में उनकी रुचि के अनुसार निर्माण करना, मतलब अवकाश का सदुपयोग यहाँ पर शिक्षण नहीं कराया जाता, बल्कि उसके जो पास पड़ोस की चीज़ें हैं उसके निजी जीवन से जोड़ करके चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ दिया है अपने रोचक कार्य के रूप में, जैसे साबुन बनाना, मोमबत्ती, स्याही, पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन जैसे शैम्पू हो गया आदि वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हम इनको बना सकते खेल खेल के माध्यम से। ठीक है, तो इससे बालकों में रुचि भी उत्पन्न होती है और अवकाश के समय का उपयोग भी हो जाता है और वस्तुएं निर्मित करना भी सीख लेती हैं। इसके अलावा भी कई रचनात्मक और आविष्कारक काम भी बालक करने लग जाते हैं। इस प्रकार भी अवकाश के समय का सदुपयोग करते हैं, जैसे घर में काम आने वाली छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण ऐसे समय में हंसते हंसते करते रहते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं उनमें व्यवहारिकता और ज्ञान का विकास करती हैं। तो ये आपके कुछ सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य हुए। अब एनसीईआरटी के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं, तो वही जो बेंजामिन ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष है वही आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं। सबसे पहले ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। तो ये पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के द्वारा कौन सा उद्देश्य नहीं बताया गया, या फिर ज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो तथ्य, चिन्ह, पहचान, प्रतीक आदि, मतलब इनको स्मरण किया जाता है। तो ये प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान मतलब परिभाषा, सूत्र, क्रिया, विधि, नियम, सिद्धांत आते हैं। फिर दूसरा बताया गया अवबोध, इसमें तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना अभी हमने देखा था, संग्रहण करना, संश्लेषित करना, संबंध स्थापित करना, ये याद रखना, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा अवबोध का पक्ष कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट है व्याख्या करना, स्पष्ट करना, सूची बनाना, अर्थ बताना या अपने शब्दों में कहना, विश्लेषित करना, उदाहरण देना, त्रुटि पता लगाना, अनुमान लगाना आदि अवबोध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग, जिसे ज्ञान उपयोग कहते हैं, एप्लीकेशंस कहते हैं। तो जो प्राप्त ज्ञान है, मतलब बोध तक आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसी ज्ञान का नवीन परिस्थितियों और संबंधित समस्याओं में उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, विधि का चयन करना, प्रयोग करना, त्रुटि में सुधार करना आदि आपके अनुप्रयोग में आते हैं। अगला है कौशल, स्किल्स। इसमें आता है सरलता, शुद्धता व शीघ्रता से कार्य करना और गणना करना, उपकरणों को व्यवस्थित करना, सुंदर चित्र, चार्ट और मॉडल बनाना, सारणी बनाना, प्रयोगों को कुशलता से करना, लेखा चित्र बनाना एवं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका अभिरुचि, इंटरेस्ट, बच्चों को विषय में रुचि जागृत करना, स्वयं के द्वारा कार्य किया जाना, विद्यार्थी तथा विद्यार्थी और विद्यार्थी अध्यापक के बीच निकटता, मतलब निकटता के संबंध बढ़ाना, कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, नवीन साहित्य पढ़ाना, पुस्तकालय जाकर अध्ययन करना, गणतज्ञों और वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये एनसीईआरटी के द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले लेक्चर में आपका जो भी टॉपिक दिया गया होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।